हेलो लाइकवान बचवान, देखा हम सब विद्युत के है सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत का ये सेकंड लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हम दे चुके हैं, ये सेकंड लेक्चर हम लोग दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, चालक और अचालक पदार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर का वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सेकंड लेक्चर हम लोग पूरा विद्युत चैप्टर बहुत अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग पूरा वीडियो सही से डालेंगे। तो जिनको भी इस बार 10th का एग्जाम देना है वो वीडियो को सही से देखे तो उनका पूरा एग्जाम अच्छा से जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चालक और अचालक पदार्थ है। चालक और अचालक पदार्थ, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, मटेरियल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर मटेरियल। तो चालक और अचालक पदार्थ क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग चालक देखते हैं, कंडक्टर। तो चालक क्या होता है, चालक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिससे होकर विद्युत का प्रवाह हो सके। जैसे हम लोग विद्युत करंट हम लोग लेना रहता है तो स्पेशल वायर का यूज हम लोग करते हैं। तो वो वायर क्या होता है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये सब का बना हुआ रहता है। किसी भी चीज से तो हम लोग करंट नहीं पास करवा ले सकते हैं, उसके लिए एक चालक का जरूरत होता है। तो यहाँ पे क्या है, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह हो सकता है, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह हो सकता है चालक कहलाता है। जैसे हो गया आपका तांबा, चांदी, लोहा इत्यादि, और भी बहुत सारा हो सकता है, एल्युमिनियम। ठीक है, हम लोग आगे और देखते हैं। फिर चालक पदार्थ जो होता है उससे क्यों करंट पास करता है, ये कोई पूछेगा कि आखिर चालक पदार्थ से ही क्यों करंट पास करता है। तो उसका रीजन ये है कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए उससे करंट पास करता है। और जो अचालक पदार्थ होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे चालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, करंट पास होता है। हम बताए थे कि दुनिया का कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर के बना हुआ था, और कोई भी परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित है। लेकिन ये जरूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हम लोग अचालक पदार्थ भी लेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, पर वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा पूरा कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब तक करंट पास नहीं करेगा। तो चालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो करंट पास करता है। कार्बन, देखिए कार्बन जो है वो 3 रूप केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, कार्बन के 3 रूप। ठीक है, तो उसमें जो कार्बन जो है, एक हीरा होता है, एक कोयला होता है, एक ग्रेफाइट होता है। तो हीरा और कोयला विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कार्बन जो है वो ग्रेफाइट के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है हमेशा। कार्बन जो है वो ग्रेफाइट के रूप में विद्युत का एक अच्छा चालक है। ग्रेफाइट हम लोग देखे हैं, सब लोग पेंसिल से लिखे हैं, तो पेंसिल में जो रहता है वो ग्रेफाइट रहता है। पेंसिल में जो लगा हुआ रहता है वो ग्रेफाइट रहता है। तो वो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। हम इस पे एक वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं कि उसमें पेंसिल पे दोनों तरफ करंट दे रहे हैं तो उसमें से करंट पास हो रहा है। तो आप लोग वीडियो, शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन ग्रेफाइट का एक अच्छा चालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन आता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अब हम लोग मानव शरीर के लिए देखते हैं कि मानव शरीर विद्युत का एक अच्छा चालक है या फिर नहीं है। तो मानव शरीर क्या होता है, मानव शरीर में देख लीजिए कि अगर एक अंगुली में भी करंट लगा तो क्या होता है, पूरा बॉडी में करंट आता है। मतलब करंट जब लगा एक अंगुली में तो क्या होता है, पूरा बॉडी में करंट चला जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है, अर्थिंग का जरूरी है, नीचे अर्थिंग होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं, आगे पढ़ाएंगे कि करंट फ्लो करने के लिए क्लोज सर्किट का जरूरत है। तो क्लोज सर्किट का जरूरत है, तो हम लोग जब खाली पैर रहते हैं और किसी वायर को छू लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, नीचे से अर्थिंग मिल जाता है, तो हमको करंट मिलता है। तो पूरा बॉडी में करंट हमारा जाता है, प्रवाह जो करता है पूरा बॉडी में प्रवाह करता है। तो यहाँ पे क्या है, मानव शरीर भी विद्युत का क्या है, एक अच्छा चालक है। नमक मिला हुआ जल, नमक मिला हुआ जो जल है वो विद्युत का एक अच्छा चालक है। देखिए प्योर वाटर भी लेंगे तो वो भी विद्युत का चालक होगा, लेकिन बहुत कम चालक होगा, उसमें बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ज्यादा हमको करंट पास नहीं करेगा। लेकिन इसका भी हम एक्सपेरिमेंट डाल दिए हैं, वीडियो मेरे चैनल पे है कि एक शुद्ध पानी से जब हम करंट पास कराएं तो वोल्टेज बहुत कम मिला था, फिलामेंट बहुत कम जल रहा था। और जैसे ही उसमें नमक डाले थे तो नमक डालते के साथ क्या हो गया, उसमें वोल्टेज बढ़ गया था, ब्राइटनेस जो है वो बल्ब का बढ़ गया था। तो यहाँ नमक मिला हुआ जो जल है वो विद्युत का क्या है, एक बहुत अच्छा चालक है। तो नमक मिला हुआ जल विद्युत का एक अच्छा चालक है। फिर क्या है, मूत्र जो है, मूत्र भी क्या है, विद्युत का एक अच्छा चालक है। मतलब कोई भी लिक्विड जिसमें कि मिनरल हो और फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है
तो वो क्या होगा, विद्युत का एक अच्छा चालक होगा। ये मूत्र जो विद्युत का एक अच्छा चालक है, इसका यूज जो है वो 3D इडियट जो मूवी है उसमें भी किया गया है। आप लोग देखे होंगे कि बच्चा जो है वो चम्मच में करंट दे करके नीचे लटका देता है और एक टॉयलेट करता हुआ आदमी रहता है, उसको करंट लगता है। तो आप लोग जाकर के 3D मूवी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, इसका यूज किया गया है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि मूत्र भी क्या है, विद्युत का एक अच्छा चालक है। तो बहुत सारा लिक्विड विद्युत का चालक है, बस उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं अचालक पदार्थ। अचालक मतलब कि ये क्या है, इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर में क्या है, कहते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है वो क्या कहलाएगा, अचालक पदार्थ कहलाएगा या विद्युत रोधी कहलाता है। जैसे में आपका हो गया कांच, रबर, प्लास्टिक, कागज इत्यादि। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई भी, तो हम लोग जो ग्लव्स पहनते हैं वो रबर का ग्लव्स पहनते हैं। तो रबर का ग्लव्स पहन करके इसलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हमको करंट नहीं पास हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि कांच, ये क्या होता है, नहीं होगा। फिर कांच भी रहता है, विद्युत का कुचालक है। रबर भी विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक भी विद्युत का कुचालक है। तो ये सब क्या है, जैसे बल्ब होता है तो बल्ब का ऊपर में जो फाइबर का बना हुआ रहता है, प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, ताकि उसको हम पकड़े तो करंट नहीं लगे। तो इसलिए क्या होता है कि वो जिससे करंट पास नहीं करेगा वो विद्युत का कुचालक है। तो इसलिए हम लोग का लाइफ में विद्युत का चालक का जितना आवश्यकता है उतना आवश्यकता विद्युत का कुचालक भी है। क्योंकि अगर विद्युत का कुचालक नहीं रहेगा तो उसको हम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट हम लोग करंट को तो छू नहीं सकते हैं। तो कुचालक पदार्थ है, इससे हम लोग उसको टच कर पाते हैं और हम लोग कोई भी प्रक्रिया को कर पाते हैं। अचालक पदार्थ में क्यों करंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्योंकि ये सब देखिए, कांच जो है वो लेड होता है, तो पीबी होता है। तो पीबी ये क्या है, ये भी क्या है, पीरियोडिक टेबल में एक तत्व है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर ये तत्व है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब तक हमको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक हमको करंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है वो क्या कहलाता है, अचालक पदार्थ या विद्युत रोधी, या उसको नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक, बहुत सारा नाम है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट पीरियड हम लोग चल रहे हैं आगे। तो यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, विद्युत परिपथ। परिपथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा या पास करेगा जब क्लोज सर्किट रहेगा, मतलब एक बंद परिपथ रहना चाहिए। जब तक बंद परिपथ नहीं रहेगा, क्लोज सर्किट नहीं रहेगा, तब तक करंट पास नहीं करेगा। एक बंद परिपथ होना चाहिए, मतलब एक खुला ओपन वायर है तो यहाँ पे करंट पास नहीं करेगा। इसको एक क्लोज सर्किट मतलब बंद परिपथ होना चाहिए, तभी वहां पे करंट पास करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग किसी वायर को टच करेंगे तो जब तक हम लोग को अर्थिंग नहीं रहेगा तब तक हमको करंट नहीं लगेगा, लाइन नहीं लगेगा। तो अर्थिंग मिलने से क्या होता है, क्लोज सर्किट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, परिपथ किसको बोलते हैं, तो विद्युत धारा के सतत मतलब कंटिन्यू, मतलब हमेशा करंट मिलता रहना चाहिए। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में क्या क्या लगा हुआ रहता है वो देखिए। विद्युत परिपथ में चालक तार, ये जो वायर है, ये सब जो काला वाला दिख रहा है ये चालक तार है। स्विच, यहाँ पे ये स्विच लगा दिए हैं। स्विच को इस तरह से भी देखा जाता है, इस तरह से ओपन स्विच होता है, फिर ये होता है क्लोज स्विच होता है। तो आगे हम लोग ये सारा चीज पढ़ेंगे भी। स्विच हो गया, बल्ब, एमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर भी लगाते हैं, इत्यादि लगे होते हैं। तो बहुत सारा चीज लगा सकते हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, एक बल्ब के जगह पे 2 बल्ब, बैटरी 2-3 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सर्किट हम बनाए हैं। सिंपल सर्किट में हम एक बल्ब लिए हैं, एमीटर लिए हैं जो विद्युत धारा को मापता है, ये स्विच लगाए, ये बैटरी लगाए। तो यहाँ पे ये क्लोज, जैसे ये स्विच को, अभी ये ओपन सर्किट है और ये स्विच को जैसे हम यहाँ पे बंद करेंगे तो ये क्या होगा, क्लोज पथ हो जाएगा। तो स्विच ऑन करते के साथ ये बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पे ये क्या, ओपन स्विच और ये क्लोज स्विच हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे हम लोग देखते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत धारा कैसे प्रवाह होता है। तो आगे हम लोग विद्युत धारा पढ़ते हैं, विद्युत धारा का क्या डिफिनेशन होता है। चलो अब हम लोग आगे देख रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में विद्युत हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आए विद्युत के बारे में पढ़ने के लिए। अभी बेसिक हम सारा चीज बता दिए थे।
तो हम लोग ये विद्युत पे देख रहे हैं। तो विद्युत धारा किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश भी हम बताए थे क्यू से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट जो होता है कूलम होता है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए मेनली जो होता है विद्युत धारा प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। तो वो सारा चीज हम डिटेल से आगे बताएंगे, लेकिन अब बस हम लोग डिफिनेशन जानना चाहते हैं। तो बेसिक डिफिनेशन में हम लोग आवेश से हम लोग समझेंगे। और आवेश कौन है, तो हम लोग माइंड में लेकर के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को हम एक आवेश बोल सकते हैं, वो एक तरह का ऋण आवेश है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिफिनेशन देख रहे हैं, सिंपल डिफिनेशन विद्युत धारा का, कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यहाँ पे दर को मतलब रेट को, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट मतलब चालक कैसे हम लोग बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। दर हम लोग बोल रहे हैं, तो दर का मतलब क्या होता है, इकाई, कोई भी चीज इकाई लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या, इकाई समय में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे एक फिगर हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, तो फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक चालक है। तो चालक का ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यहाँ पे बैटरी लगाए हैं, तो बैटरी का यहाँ प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे ये मीटर लगा दिए हैं। तो क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, मान लेते हैं कि टी समय हुआ और टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो माना किसी अनुप्रस्थ काट से टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। किसी भी अनुप्रस्थ काट से, मतलब वायर है तो मोटा वायर हो सकता है, पतला वायर हो सकता है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया से टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। तो यहाँ से विद्युत धारा का हम मान निकालना चाहते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, या फिर क्या पढ़े, इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एक ही नियम लगाते हैं। एक नियम में क्या, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। अगर टी समय है तो टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो एक समय में, मतलब समय जनरली सेकंड लेते हैं, ऐसा मात्रक सेकंड होता है। तो एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो क्यू बाई टी। और यही क्यू बाई टी को हम लोग विद्युत करंट आई बोल देते हैं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आया आई इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर क्यू इक्वल टू आई टी। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इससे ही बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हम लोग आज इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी या फिर क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, आवेश मान लिए कि करंट दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, आवेश निकालना है तो Q बराबर आई टी लगा देंगे। और अगर मान लो कि आवेश की मात्रा और समय की मात्रा दिया हुआ है और विद्युत धारा निकालना है, तो आई से हम लोग Q बाई टी से विद्युत धारा करंट निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। चलो अब हम लोग आगे देख रहे हैं। तो विद्युत धारा हम लोग देख लिए, उसका डिफिनेशन देख लिए, विद्युत धारा का फॉर्मूला भी हम लोग लाए, आई इक्वल टू क्यू बाई टी या क्यू इक्वल टू आई टी, वहां से आवेश निकालने के लिए। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये क्वेश्चन। तो वो होता है एम्पियर, उसको ए से हम लोग डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को तो आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी आया, लेकिन इसका मात्रक अगर बोलेगा तो मात्रक एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि एम्पियर को परिभाषित करे, या एक एम्पियर को परिभाषित करे बोल सकता है, या सिर्फ बोल सकता है एम्पियर को परिभाषित करे। तो उसको परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आई इक्वल टू क्यू बाई टी जानते हैं, यहाँ पे हमको विद्युत धारा 1 एम्पियर चाहिए। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा के लिए हम लोग सिंपल डिफिनेशन यहाँ पे देंगे कि 1 कूलम और यहाँ पे 1 सेकंड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 कूलम या 1 सेकंड कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग देंगे कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, किसी अनुप्रस्थ काट से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को 1 एम्पियर कहेंगे। अब तुम लोग कहेंगे सर हम 12 कूलम बटा 12 सेकंड भी लिख सकते हैं, तो भी 1 आ जाएगा। तो कुछ भी लिख सकते हैं,
12 सेकंड बटा कुछ भी कर सकते हैं, 100 कूलम बटा 100 सेकंड कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल डिफिनेशन के लिए यही अच्छा रहेगा कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित अगर हो रहा है तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है डिफिनेशन, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। तो I = Q/T हो गया कूलम पर सेकंड। कभी कभी क्या होता है, विद्युत धारा की मात्रा पूछता है और एम्पियर ऑप्शन में नहीं रहता है। एम्पियर अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ डिफिनेशन से हमको I = Q/T है, तो Q का यहाँ पे कूलम हो गया और टाइम का सेकंड हो गया। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलम पर सेकंड भी होता है, पर ये SI मात्रक नहीं है। ठीक है, SI मात्रक एम्पियर है। तो यहाँ पे एम्पियर मतलब 1 एम्पियर बराबर हम लोग 1 कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों होगा, दोनों देगा तो दोनों आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, कूलम पर सेकंड भी होता है। कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प आएगा। तो 1 मिली, इसको मिली, एम का मतलब मिली पढ़ते हैं, तो 1 मिली एम्पियर हो गया 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 3 बढ़ते जा रहा है, तो -3 से फिर -6 आ गया। उससे भी छोटा होता है नैनो एम्पियर, तो ये हो गया 10⁻⁹ एम्पियर। 12th में जाओगे तो फैराडे पढ़ना पड़ेगा, तो फैराडे एम्पियर, तो 10⁻⁻12 हो जाता है। तो आप लोग के लिए इतना काफी है। मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब -9 एम्पियर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होता है, वो हम लोग समझते हैं कि किस तरह से दिशा होता है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विद्युत धारा की दिशा, कि विद्युत धारा जो है वो किस दिशा में प्रवाहित होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो विद्युत धारा, हम लोग अभी विद्युत धारा की डिफिनेशन हम लोग परिभाषा पढ़े, तो उसमें बहुत सिंपल हम लोग बता दिए कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पर अब ये समझते हैं कि आखिर वो आवेश का प्रवाह किस तरह से होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना जरूरी है। और बताए थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं रहेगा तब तक हमको विद्युत धारा नहीं मिलेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का हमको प्रवाहित करना है। तो हम लोग मान लीजिए क्रॉस सेक्शन इस तरह से बनाए, तो ये कोई वायर को हम बनाए, कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का वायर होता है, तो वो वायर को लिए हैं। अब जैसे ही उस वायर को हम लोग बैटरी से लगाते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। ये बहुत सिंपल सर्किट हम बनाए हैं, इसमें मीटर, वोल्ट मीटर ये सब कुछ नहीं लगाए हैं। सिर्फ हम इसमें समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है और विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है। तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से उसमें मौजूद है। कोई भी हम लोग कंडक्टर ले रहे हैं तो उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए हमको बैटरी का आवश्यकता पड़ता है। बैटरी का आवश्यकता, तो बैटरी क्या करता है कि विभवांतर वहां पे देता है। विभवांतर हम लोग आगे पढ़ेंगे, विभव और विभवांतर में अंतर ये सब समझेंगे। तो अभी बस सिंपल ये हम लोग समझते हैं, इसको सिंपल तरीका से हम बताए थे कि प्लस और प्लस में रिपल्सन होता है, माइनस और माइनस में रिपल्सन होता है, और प्लस और माइनस रहता है तो अट्रैक्शन होता है। ये हम बताए थे। तो इस सिंपल तरीका से हम पहले समझते हैं, विभवांतर से बाद में हम लोग समझेंगे। तो ये समझिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन पर्दे से प्रेजेंट है। कोई भी मटेरियल है तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारा चीज है, लेकिन मूव कौन कर सकता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है और वो फ्री होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो मूव कर सकता है। तो हम लोग कॉपर का मान लिया वायर लिए, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, वो रुका हुआ है। तो उसको मूव हमको करवाना है। तो मूव कराने के लिए जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये बैटरी का मान लो कि ये माइनस टर्मिनल है और इधर ये प्लस टर्मिनल, जो छोटा वाला होता है उसको माइनस और बड़ा वाला को प्लस बोलते हैं। तो ये माइनस और इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, तो माइनस और माइनस में मान लो कि रिपल्सन होता है। तो इस चीज से समझ सकते हैं कि ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो इसमें से ये क्या हुआ, इसको प्रवाह करने में हेल्प किया। तो यहाँ पे माइनस और माइनस में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो इससे ये दूर जाएगा, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाह हुआ और ये वायर में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हुए किसके पास आया, प्लस के पास आया। तो ये बैटरी सिर्फ काम कर रहा है उसको विभवांतर देने का, उसको धक्का देने का काम कर रहा है। हम लोग आगे पढ़ेंगे एनर्जी होता है कि यहाँ पे E बराबर होता है QV, Q × V पढ़ेंगे, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी उसको मिलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से याद रखना है कि उसका डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने का। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बैटरी का ये माइनस टर्मिनल और ये इलेक्ट्रॉन, तो माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मतलब माइनस से ये दूर जाएगा और वो किधर जाना चाहेगा, तो प्लस की ओर जाना चाहेगा। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाह करता है उसके विपरीत दिशा में होता है। ये एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए कि विद्युत धारा की दिशा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस तरह से हो रहा है, हम सिर्फ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिखाएं, बाहर में ये जो एरो दिए वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं है, बाहर में जो एरो दिए ये विद्युत धारा का प्रवाह को बता रहा है, करंट के प्रवाह की, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बता रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो रहा है, लेकिन करंट का जो प्रवाह हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह इधर हो रहा है, सॉरी करंट का, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो रहा है, लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो करंट का प्रवाह जो हो रहा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग बाहरी परिपथ में इस तरह से देखिए, ये जो है वो बैटरी का धन टर्मिनल से, ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो चलिए विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। जिधर विद्युत धारा की दिशा होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा की दिशा कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, धनावेश प्रवाहित हो रहा है, एक्चुअल में धनावेश प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन मान लो आ जाए कि धनावेश प्रवाहित हो रहा है तो किस दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगा। तो धनावेश अगर बोलेगा कि विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में माना जाता है, मतलब जिधर धनावेश प्रवाहित होगा उधर ही विद्युत धारा की दिशा होगा, लेकिन ऋणावेश इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाह होगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बैटरी के धन टर्मिनल, यहाँ विद्युत परिपथ बना हुआ है तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चालक तार बल्ब से होते हुए जाती है। चालक तार बल्ब ये सब रहेगा, तो उससे होते विद्युत धारा क्या जा रहा है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर आ रहा है। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा हम लोग दो तरह से जानेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, और परिपथ में अगर बोलेगा तो परिपथ में बोलेंगे कि बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चलिए हम लोग विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समझ गए। चलो देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा मापी, मतलब विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है उसको हम मापना चाह रहे हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित को मापना है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, एमीटर से मापते हैं। आगे हम लोग वोल्ट मीटर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एमीटर अभी पढ़ रहे हैं कि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को, कोई परिपथ है विद्युत परिपथ, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे एमीटर से मापते हैं। और ये एक फेमस क्वेश्चन हमेशा आता है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या फिर समांतर क्रम में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपको कि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये देखिए, ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और हम लोग जब वोल्ट मीटर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में क्या है, जोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ विद्युत धारा पे न्यूमेरिकल डाल देंगे। न्यूमेरिकल का अलग एक वीडियो बना देंगे, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल रहेगा, सिर्फ विद्युत धारा से रिलेटेड वीडियो रहेगा। मतलब ये Q बराबर IT फार्मूला पे और I इक्वल टू QIT, ये दोनों फार्मूला पे हम लोग एक छोटा सा वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल का अलग से बनाकर डाल देंगे। तो आप लोग को इसी तरह से पढ़ते रहिए, हम हर पूरा इस चैप्टर का वीडियो डाल देंगे। तो अगर समझ में सारा वीडियो आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।